आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आलमी मंजर में सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुल्क की वजारत दिफा ने फौज को हुक्म दिया है कि लूटमार करने वालों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। जी हां, और नुकसान पहुंचाने वालों को, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को गोली मार दी जाए। वाज़ेह है कि मुजाहिरीन अब वजीर आजम के इस्तीफे के बाद मुल्क के सदर गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि सदर अपने भाई के नक्श कदम पर चलते हुए इख्तिदार से बेदखल हो जाएं। एक दिन कबल श्रीलंका में मुल्कगीर कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए कई सौ मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी थी। पुरतशद्दुद झड़पों के बाद वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा था। मुजाहिरीन ने सदर दफ्तर के बाहर खैमा लगा रखा है और उनका कहना है कि अब वो सदर के इस्तीफे के बाद ही यहां से हटेंगे। झड़पों में अब तक मुतादद अफराद हलाक हो गए हैं। श्रीलंका को बदतरीन माशी बहरान का सामना है। और चीन में 5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले ताइवान के इंसानी हुकूक के कारकुन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी दबाव और उनकी अहलिया की इंथक वकालत ने उनकी ताइवान में महफूज वापसी को यकीनी बनाया। लेमिंग ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बचाव में शामिल अफराद का शुक्रिया अदा किया। लेचिंग को चीनी हुक्काम ने 2017 में गिरफ्तार किया था और उन पर चीनी हुकूमत के खिलाफ कारकर्दगी में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया था। ली ने ताइवान की जमहूरियत पर ऑनलाइन लेक्चर दिए थे और चीन में सियासी कैदियों के खानदानों के लिए एक फंड का इंतजाम किया था। चीन का दावा है कि ताइवान उसकी सरजमीन का हिस्सा है और इसने ताइवान को अपनी हुक्मरानी में लाने के लिए ताकत को मुस्तरद नहीं किया है। हालांकि ताइवान अमली तौर पर खुद मुख्तार है। वाज़ेह है कि बीजिंग की जानिब से 2016 में गैर मुल्की गैर सरकारी तंजीमों पर कंट्रोल, सख्ती और इंसानी हुकूक के कारकुन की गिरफ्तारी का यह पहला मुजरिमाना मामला था। 感谢台湾的 NGO 团体和所有参与营救我的同胞，你们的救援让我在中国没有受到过分的虐待，出狱后能顺利回国。当然还要特别感谢参与救援我的国际友人。你的信用卡还有我妻子的积蓄，全数用来买书籍给中国的朋友，或者定期捐助中国的政治犯跟他的家属。我确信这和颠覆中国政府完全扯不上关系。 也不是干预他国内政的行为，因为我接触的问题都在普世人权的价值范围内。当然，我原来有兴趣的事情，我会继续关心，因为中国是台湾的，对台湾非常有敌意。我们对这个有敌意的国家，我们必须要有些认识，所以我未来当然会继续关心中国的人权事务。 यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की निगरानी करने वाले मिशन के सरबराह का कहना है कि मुल्क में जंग शुरू होने के बाद से अब तक हजारों शहरी हलाक हो चुके हैं और यूक्रेन जंग में हलाक होने वालों की तादाद सरकारी तादाद से कहीं ज्यादा हो सकती है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 3,381 अफराद हलाक हो चुके हैं। और रूस ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। मशरकी यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडेसा में रूसी फोर्सेस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में एक शख्स हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। वहीं अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन की मुसलसल मदद की जा रही है, चाहे वो इंसानी बुनियादों पर हो या फौजी मकासद के लिए। यही वजह से रूस
को यूक्रेनी फौज की जानिब से मुसलसल मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। की लाश जिस वक्त रूस में यौम फतेह का जश्न मनाया जा रहा था, उसी वक्त यूक्रेन में रूसी फौज मिसाइल की बारिश कर रहे थे। रूसी फोर्सेज ने मशरकी यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडिशा में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के हुकाम ने मंगल के रोज कहा कि इन्हें शुमाल मशरिक में एक इमारत के मलबे से 44 शहरियों की लाशें मिली हैं जो हफ्ते कबल तबाह हो गई थी। ये बंदरगाह बार बार मिसाइल हमले की जद में आया, जिसमें कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। इससे कबल यूक्रेनी फौज ने कहा था कि रूसी अफवाज ने ओडिशा पर फजा से 7 मिसाइल फायर किए, जिसमें एक शॉपिंग सेंटर और एक गोदाम को निशाना बनाया गया। फौज ने बताया कि एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हुए। ओडिशा शहर के मेयर का कहना है कि रूसी अफवाज ने ऐसे मकामात को निशाना बनाया जहां कोई फौजी साजो सामान नहीं है। Находимся на объекте, в который попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб 1 человек, раненые, получили ранения средней тяжести. Ничего общего с военной инфраструктурой или с военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия, боеприпасов нет и не было. Вот так русский мир поздравил город-герой Одессу. वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप को जैसा कि उसने दूसरी जंग अजीम में किया था, एक बार फिर सोचना होगा कि बर्रे आज़म में अमन के लिए कितनी कीमत अदा करनी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पूरे यूरोप को जंग में झोंक रखा है और उसकी कीमत इसे अदा करनी होगी, क्योंकि तारीख इस जंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराएगी। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेनी काबजीन के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। Зазвичай 9 травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту, сплачена 77 років тому. Говорили, як не допустити повторення такої страшної війни. Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також ціна для Росії за те, що вона знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу. अमेरिका यूक्रेन को इजाफी $40 बिलियन की इमदाद फराहम करेगा, जिसमें फौजी इमदाद भी शामिल है, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि रूसी जारहत के खिलाफ अमेरिका की दोनों बड़ी जमातें यकसा मौक़िफ़ रखती हैं। दूसरी जंग अजीम के वक्त भी अमेरिका ने इसी लैंड लीज हिकमत अमली के तहत यूरोपीय इत्तेहादियों की मदद की थी। यूक्रेन और इसके इत्तेहादी बंदरगाहों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अनाज, गंदुम और मकई जैसी अहम फसलों को बरामद करने की राह हमवार हो सके। यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर ने मंगल को कहा कि यूक्रेन इस वक्त 8 बिलियन यूरो मालियत के गंदुम को अपने पास रखने पर मजबूर है, क्योंकि जंग की वजह से गंदुम बरामद नहीं किया जा सकता। यूक्रेन से मुत्तसिल तमाम समंदरी रास्तों को रूस ने बंद कर दिया है। Ukraine is a rich country. Ukraine is the wheat basket of Europe. And it's sitting on 8 billion euros worth of wheat right now from last year's harvest. They cannot export it. They have no access to the sea. This is one of the key issues that we must address, because they are industrious people. They are sowing like crazy right now, and they will expect probably a good harvest, maybe 70% of last year's harvest in a couple of months, and then what to do with it. So these are issues that need to be addressed immediately. वाज़ेह है कि यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छू रही है। यूरोप की गंदुम की टोकरी कहा जाता है, जहां से दुनिया के कई ममालिक में खुराक के मुख्तलिफ अक़साम सप्लाई की जाती हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने इत्तेहादियों से कहा है कि वो गंदुम की बरामदात के लिए यूक्रेनी बंदरगाहों को खोलने के लिए फौरी इक़दामात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और जर्मनी ने कीव में अपना सिफारत खाना दोबारा बहाल कर दिया है। 2 माह कबल रूसी हमले के बाद सिफारत खाने को बंद कर दिया गया था,
जंग के आगाज के बाद से यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले जर्मन काबीना के रुकन बेयरबोक ने कहा कि जर्मनी यूक्रेन को मजीद मदद फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से किए गए जंगी जराइम के लिए दोबारा कभी मुआफी नहीं मिल सकती। बेयरबोक ने इस बात पर भी जोर दिया कि जर्मनी रूसी तवानाई की सप्लाईज पर अपना इन्हिसार हमेशा के लिए सिफर कर देगा। जर्मन हुकूमत ने कहा कि वो इस साल रूसी तेल और कोयले की दरामदात पर पाबंदी आयद करेगा और 2024 तक रूस से कुदरती गैस की दरामद बंद कर दी जाएगी। Wir haben mehr als deutlich verstanden, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten keine Sicherheit bringen, wenn dem Aggressor das Wohl seiner Bevölkerung einfach egal ist. Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf Null. Und zwar für immer. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Zunächst in einem eingeschränkten Betrieb. Und ich bin sehr froh, dass mich Botschafterin Frau Feldhusen heute hier begleitet und in Zukunft auch wieder in eurer freien Stadt arbeiten kann. Und auch deshalb ist für mich klar, die Ukraine ist ein fester Teil Europas. Ich wünschte mir, dass wir auf euren Beitrittswunsch eine starke, überzeugende Antwort finden, auch wenn es auf dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft keine Abkürzung geben kann. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मंगल को यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा में पनाह गुज़ीरों के मरकज का दौरा किया और पनाह गुज़ीरों की दर्द भरी कहानियां सुनी। इस मौके पर उन्होंने जंग के खात्मे के अपने मुतालबे को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें जिन मसाइल का सामना है उनका कोई फौजी हल नहीं है। हमें इस जंग को रोकने की जरूरत है और हमें बैनुल-अक़वामी कानून की बालादस्ती बहाल करने की जरूरत है। वाज़ेह है कि मोल्दोवा यूरोप के गरीब तरीन ममालिक में से एक, जिसकी आबादी तकरीबन 26 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। It's impossible to meet refugees and not to be deeply moved by their stories. People that fled bombardments in their cities. One couple was telling me of a bomb that fell in their yard. People that have abandoned everything, including part of the family, because as you know, men are not allowed to leave the country. So this tragedy demonstrates that war is a senseless thing and that this war must stop. There is no military solution for the problems that we are facing. We absolutely need to stop this war and we absolutely need to see international law prevail. और इस वक्त पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत के लिए बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हिंदुस्तान के साथ तिजारत के लिए एक बार फिर वज़ीर तिजारत की तकर्री को मंजूरी दी गई है। कमर ज़मां को वज़ीर तिजारत मुक़र्रर किया जा सकता है। ये ओहदा पहले भी पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इमरान हुकूमत ने किसी को इस ओहदे पर नहीं भेजा था। ऐसा करके हुकूमत पाकिस्तान ने भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की सिमत में इशारे दिए हैं, जिस पर हुकूमत हिंद की जानिब से फिलहाल कोई रद्दमल सामने नहीं आया। पाकिस्तान भी भारत के मौक़िफ़ का मुंतज़िर है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हाल ही में इख्तिदार की तब्दीली हुई है। इमरान खान की पार्लियामेंट में अक्सरियत खोने के बाद शहबाज शरीफ को नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। अब कर्जों में डूबी पाकिस्तानी मईशत को पटरी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भारत के साथ तिजारत को तेज करने की मशक भी इसी का एक हिस्सा है। और बदउनवानी के मुकदमे का सामना कर रहे साबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू मंगल को अदालत में पेश हुए। नेतन्याहू पर 3 अलग अलग मुकदमात में धोखाधड़ी, एतमाद की खिलाफ वर्जी और रिश्वत लेने के इल्जामात हैं। एक और केस में इल्जाम लगाया गया है कि नेतन्याहू ने
अमीर साथियों से लाखों डॉलर के तोहफे वसूल किए थे। तीसरे मामले में नेतन्याहू पर इल्जाम है कि उसने कानून साजी को फरोग देने के बदले एक बड़े इसराइली अखबार से साजबाज किया। नेतन्याहू तमाम मामलात में किसी भी गलत काम की तरदीद कर रहे हैं। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आप देख रहे हैं आलमी मंजर। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद तालिबान की खौफ से हजारों अफगानी मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे। अमेरिका ने उन्हें 2 साल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनाया था, लेकिन अब यह मुद्दत पूरी होने के बाद कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अमरीकी हुकूमत के लिए काम करने वाले अफराद को छोड़कर बाकी मानदा मुहाजिरीन को मुस्तकिल रिहाइश मिल नहीं सकती और अफगानिस्तान में ये लौट नहीं सकते, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अमरीकी अफवाज और उस वक्त की अफगानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के एवज तालिबान की इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और अफगानिस्तान की तवील तरीन जंग के खात्मे के बाद अफगानी मुहाजिरीन की जिंदगी की कसम पुरसी। अपने मुल्क में खौफ की वजह से जा नहीं सकते और परदेश में मुस्तकबिल का कोई ठिकाना नहीं। मुस्तकिल रिहाइश के लिए कोशिशों में मसरूफ अफगानी मुहाजिरीन अमेरिका में 2 साल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आए थे। अब यूक्रेन से आने वाले मुहाजिरीन की वजह से बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अमेरिका अफगानिस्तान की तवील तरीन जंग के खात्मे और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद करीब 76,000 अफगानी भी अमरीका चले गए, जो अब कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनमें ज्यादातर वो अफराद हैं जिन्होंने अमरीका की अफगानिस्तान में किसी न किसी नाहिये से मदद की थी या किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे थे और अमेरिका की मदद के जिम्न में तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे।
A lot of them were working with the government sector, especially with the security sector. When the Taliban started house search, they have been changing houses, they have been staying in hide. So for some, yes, I'm very much worried. अफगान मुहाजिरीन जिनमें से कुछ को तालिबान के साथ जंग के दौरान अफगानी हुकूमत या अमरीकी अफवाज के साथ काम करने पर मुमकिना इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, कहते हैं कि वो उन्हें और ख़ानदान के अफराद को बचाने के लिए अमेरिका के शुक्रगुजार हैं, लेकिन वो इस सरजमीन में कदम जमाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनमें से एक अराफात सफ़ी अब तक पश्तो इंग्लिश मुतरजिम के तौर पर काम कर चुके हैं और अमेज़न के लिए पैकेजेस फराहम कर रहे हैं। उनकी अहलिया मदीना एक सुपरमार्केट के बेकरी सेक्शन में काम करती हैं। सफ़ी ने कहा कि वो अब भी एक बेहतर मुलाजिमत तलाश करने की उम्मीद रखते हैं और मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। We are here, we feel safe, we are working, we are enjoying, we have health services, but we are worried for our family, how they would manage their food. It's hard to get money to Afghanistan, and how they would bear their expenses, how their life would be. It's always a great worry for anyone who is here. इन अफगानी मुहाजिरीन में ज्यादातर तादाद उनकी है जो 2 साल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लाए गए थे। हुकूमत और बाज़ाबात कारी एजेंसियों की तरफ से इमदाद खत्म होने के बाद अब उन्हें हकीकी परेशानियों का सामना है। न उनके पास अमरीकी शहरियत है और न ही मिलने की कोई उम्मीद। For the lucky, they came with a knapsack. For others, it was just the clothes on their backs. And they are now navigating a new life in a new culture, for many a new language. And it's difficult. For some, they're still dealing with the trauma of family that remains in Afghanistan and in harm's way. For others, they're enrolling their kids in public schools. But for the kids, they experience the trauma that any child would of uprooting in the middle of a war and coming to a completely new life here. अफगान वज़ारत ख़ारजा के साबिक़ सीनियर अहलकार अराफात सफ़ी अपनी बीवी, 4 बच्चों और मां के साथ अमेरिका फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन सफ़ी के बहुत से रिश्तेदार अब भी अफगानिस्तान में हैं, जहां एक मुआशी बहरान ने बड़े पैमाने पर भूख को जन्म दिया है। अराफात कहते हैं कि वो तो फिल वक्त महफूज हैं, लेकिन उन्हें अपने खानदान की फिक्र है। And they have been looking at every one of us, what my needs are. Do I need a computer? Do I need a phone? Do I need a desk? And similar for the kids. Do they need bikes? So they have been checking on me every item they receive as donation to bring it to us. अमेरिका में भी अफगानी मुहाजिरीन का तजुर्बा बेहतर नहीं है। इन रूस और यूक्रेन की जंग के नतीजे में सदर बाइडेन का कहना है कि करीब 1 लाख यूक्रेनी का खैर मकदम किया जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अब अफगानी मुहाजिरीन के लिए मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे और हुकूमत की तवज्जो मुनक़सिम हो जाएगी। So what that has required is for those who are here in the US to either try to finish the special immigrant visa process or apply for asylum. Asylum is backlogged to the tune of well over 400,000 applications that are just sitting there. It's a years-long process, and of course, humanitarian parolees can only reside in the US for up to 2 years. So they are facing a ticking time bomb of what happens if they don't get SIV or asylum status. Do they get deported back to Afghanistan and into harm's way? महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि 78,000 में से तकरीबन निस्फ खुसूसी तारिकीन वतन वीजा या SIV प्रोग्राम के लिए अहल होंगे, जिसके जरिए उन्हें मुस्तकबिल में रिहाइश इख्तियार करने में आसानी होगी, लेकिन ये रियायत उन लोगों के लिए होगी जो अमरीकी हुकूमत के लिए काम करते हैं। So we have passed an adjustment act for every single population of wartime evacuees before the Afghans arrived. So for the Vietnamese after our withdrawal, for Cubans. अमेरिकी कांग्रेस अफगान एडजस्टमेंट एक्ट पास करके इस सूरत हाल को हल कर सकती है, जैसा कि माजी में इराक, क्यूबा और वियतनाम के लोगों को रिलीफ दिया गया था। बाइडेन ने हाल ही में इस कोशिश को फरोग दिया है, लेकिन वादे की बुनियाद पर जिंदगी नहीं गुजरती, और ऐसे में जबकि मुहाजिरीन की तादाद हजारों में हो। Because the evacuation happened essentially overnight, it meant that
The vast majority of Afghans who came into the US came through humanitarian parole. It allowed them to enter the country, but it was a temporary status. And so I think this is where Congress has acted before and they need to act again. सफ़ी की वालिदा 71 साला फौजिया जो सिर्फ फारसी बोलती हैं, वो अमरीकियों का एहतराम करती हैं और खुश भी हैं, लेकिन मुस्तकबिल का खौफ उनकी आंखों से मुतरश्शिह है। بسیار متعجب شدم، به حد متعجب. من انسان دیدم، انسانیت دیدم، بسیار مهربانی را دیدم در اینجا، شفقت مردم دیدم. من بیخی هیچ احساس از این نمیکردم. من میگفتم من در افغانستان مرده بودم، مگر در امریکا که آمدم من دوباره زنده شدیم. اولادم خودم بسیار مهربان، بسیار یک احساس خوشی. जिंदगी तो किसी भी नाहिये से गुजर जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो अपने मुल्क में खौफ की वजह से रह नहीं सकते और परदेश में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।